इस वीडियो में हम बात करेंगे, रेलवे ने एक नया अपना नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें उन्होंने काफी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आज यहां पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर जो कि रेलवे ने अपनी तरफ से लिए हैं। ये वो क्वेश्चन आंसर है, इन्होंने एफएक्यू का नाम दिया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में है। सबसे पहला सवाल लिया इन्होंने, व्हाट इज द ओपनिंग डेट, कि शुरुआती डेट क्या है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए तो वो है मेरे दोस्त 21/9/2024। पहली बात समझ लीजिए, अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी तो आप इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। आपने ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी फॉर्म भर लिया तब भी आप अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए दोनों वैकेंसी हैं। ठीक है, और 20/10/2024 के रात के 11:59 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और 20/10/2024 रजिस्टर्ड बिल 22/10/2024 के रात तक आपकी फीस जमा हो पाएगी। आखिरी डेट तक तो पहुंचना ही क्यों है, इससे पहले ही हम लोग, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो सीधी सी बात है, पहले ही फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, देखिए आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैंने कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है यार। देखो, गलती हो गई तो हो गई, मिस्टेक हो गई तो हो गई, कोई समस्या, आप दूसरा फॉर्म मत भरना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप, कोई बात नहीं है, 23/10/2024 से मॉडिफिकेशन डेट शुरू होगी, 23 तारीख से 1 नवंबर तक। आप उस समय ये 250 रुपए लगेंगे आपके, और आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहो, 1 गलती हो, 2 गलती हो, 3 गलती हो, 4 गलती हो, सबको सुधार सकते हो। अच्छा, इसके बाद सबसे जरूरी सवाल फाइनल ईयर कैंडिडेट्स वालों के लिए, कि वो पूछते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर के बाद आने वाला है। 20 अक्टूबर क्यों डेट लिए इन्होंने? 20 अक्टूबर डेट इसलिए ली है क्योंकि 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। हो सकता है आपका 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाए, सब कुछ हो जाए और तब आप फॉर्म भर सकते हो, है कि नहीं। पर अगर 20 अक्टूबर के बाद आता है तो आप नहीं भर सकते। अगर आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो वेटिंग में है तो आप नहीं भर सकते मेरे दोस्त। पर हाँ, 20 अक्टूबर से पहले अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता तो आप भर दो। अच्छा दोस्त, यहां पर जो एग्जाम होगा उसमें जो मैथ है वो 30 नंबर की आएगी, रीजनिंग 30 की आएगी और जीए 40 नंबर की। 3 बुक बता रहा हूं, किरण पब्लिकेशन की है, मैथ की टाइप वाइज एंड चैप्टर वाइज वाली आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, उसके लिए ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, रीजनिंग की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। जीए की मैं 2 बुक बताऊंगा, एक बुक में थ्योरी होगी और दूसरी बुक में होंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो चांस है कि पेपर में जब क्वेश्चन अगर वो रिपीट हुआ तो ऑप्शन देख के याद आ जाए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जिसे आपको मिस नहीं करना है, और ये है किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। इसमें क्या होगा, पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे वो हैं, जितने इसमें आ सकते थे, विद आंसर विद सॉल्यूशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद सकते हैं आप, और चाहे तो आप दुकान से या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे की बात करते हैं, आगे के सवालों की। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन अकाउंट, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका खुद का मोबाइल नंबर हो, क्योंकि मेरे दोस्त अपना ही मोबाइल नंबर डालना या अपनी मम्मी पापा का, जिससे बाद में इसी नंबर पर मैसेज वगैरह जो भी आएगा इसी पर आएगा। तो जो एक्टिव हो और जो आपका पर्सनल हो तो ज्यादा अच्छा है, और पर्सनल ईमेल आईडी हो, ये ना हो कि बाद में बंद हो जाए। ठीक, ठीक है। और इसके बाद ये आ रहे थे कि कुछ बच्चे जिन्होंने कि एनटीपीसी का दूसरा फॉर्म भर दिया ग्रेजुएट वाला, तो अब क्या इस वाली नोटिफिकेशन के लिए आपको अनदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, दोबारा अकाउंट करना पड़ेगा? तो ऐसी बात नहीं है। जो कैंडिडेट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 के अंतर्गत एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, इनमें से किसी का भी फॉर्म भर चुके हैं तो उसी से काम चल जाएगा। आपको अनदर अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अकाउंट को दोबारा से लॉगिन करना है। उस लॉगिन वाले में जाओगे, अंदर ही ऑप्शन आएंगे फॉर्म वगैरह भरने के। ठीक है, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने इनमें से किसी के लिए, जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके लिए यहां पर आपको बनाना पड़ेगा क्रिएटेड अकाउंट। पर अगर आपने पहले से रेलवे का कोई भी फॉर्म भर रखा है तो वही चल जाएगा। बाकी सब आधे फालतू के सवाल हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं, जैसे कि क्रिएट एन अकाउंट का प्रोसीजर क्या होगा। अरे यार, जब आप खोलोगे उस पर देखोगे क्रिएट एन अकाउंट, आपको खुद पता चल जाएगा। वो कहेगा मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर डाल देना, वो कहेगा ईमेल डालो तो ईमेल डाल देना। ठीक है, अच्छा, पर जो भी अकाउंट डिटेल्स उस समय आप डालोगे वो बिल्कुल सही डालना, वो बाद में एडिट नहीं होंगी। क्रिएट एन अकाउंट करते समय जो नंबर, जो डिटेल डालोगे वो डबल चेक कर लेना, वो बाद में मॉडिफाई नहीं होंगी। फॉर्म जो भरोगे उसकी जो डिटेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी, पर ये सब वाली चीजें नहीं होंगी मेरे दोस्त। प्रोसीजर
व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा यार, जब आप खोलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। उसमें कहेगा फॉर्म को फिल करना है तो आपका दोगे हाँ, इस पे टिक मार दोगे। फिर वो आपके नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें मांग लेगा। और अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो वो सारी डिटेलें खुद ले लेगा। 2-4 चीजें मांगेगा, वो आप भर देना, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि क्या मोबाइल से हम फॉर्म भर सकते हैं? तो इन्होंने एडवाइस करा है कि मोबाइल का यूज ना करते हुए आप लैपटॉप या पीसी का यूज करिए और उससे फॉर्म भरिए, ठीक है। मोबाइल के फॉर्म में कई बार समस्या आ जाती है कुछ, ठीक। बाकी ये देखो फालतू का सवाल, प्रोसीजर टू लॉगिन, तो चलो फालतू का नहीं है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूजन होता है। तो उन्होंने कहा उसमें कुछ नहीं, अपना रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी डालना, और अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो फॉरगेट कर देना, वरना जो पासवर्ड बनाओगे उसको याद रखना और कैप्चा डालना और सबमिट कर देना, ठीक है। और फिर तो ये थोड़ी सी वैसी डिटेल है, ये तो आप नोटिफिकेशन में से भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से लेवल की जॉब है, क्या क्या जॉब है, ठीक। और फॉर अदर पोस्ट, ठीक है। इन्होंने कहा है कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट? तो वो सीधी सी बात है यार, एक ही फॉर्म भरा जाएगा, चाहे जैसे आपने आरपीएफ का भर लिया था, मैंने बताया ना, अगर आपने कोई सा भी रेलवे में फॉर्म भरा है तो उन्हीं डिटेल्स को, यूजर नेम और पासवर्ड को डालोगे और न्यू फॉर्म भर दोगे। ज्यादातर ये डिटेल आपकी उसमें से ले लेगा, 2-4 भरनी पड़ेंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पूछ रहे हैं, अगला सवाल है, क्या मैं अलग अलग आरआरबी से भर सकता हूं? मान लीजिए एक मैंने चंडीगढ़ से भर दिया, एक मैंने मुंबई से भर दिया, तो कह रहे हैं नहीं, आपको सिर्फ एक ही आरआरबी से भरना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों सवाल। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी? क्या एक ही आरआरबी से कई फॉर्म भर सकते हैं? सपोज आपने फॉर्म भरा और आपने सोचा यार मेरे फादर्स नेम की स्पेलिंग गलत हो गई तो दूसरा भर दूं ना, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने कहा गलती हो गई तो हो गई, आप वेट करो, और जब आपकी मॉडिफिकेशन वाली डेट आ जाए तो फिर आप क्या कहते हैं, उस समय मॉडिफाई कर लो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये है कि मैंने लेजिक सर्जरी कराई थी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो इन्होंने कहा कि वैसे तो जो लेजिक सर्जरी वाले हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड A1, A2 और A3 के अंडर में नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपका B1, देखो नीचे लिखा है, दोज अप्लाइंग फॉर B1, B2 आर एलिजिबल टू अप्लाई। A1, A2, A3 इनको छोड़ दीजिए, इन तीनों में लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं है। अदरवाइज B1, B2, C1, C2 ये सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आधार कार्ड क्यों जरूरी है? तो आधार कार्ड जेन्युइननेस के लिए जरूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए। अगर भैया मेरे पास आधार ना हो तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा तो डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट आईडी होगी, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी का कुछ होगा, कुछ तो होगा पहचान के लिए। पर मेरी ये सलाह है कि आप आधार कार्ड ही लगाएं, क्योंकि वैसे भी आज नहीं तो कल फिर ये आपका आधार इसमें अटैच कराएंगे। What document should I produce if I already changed my name? आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था, किसी का था, ये लड़कियों के साथ समस्या आती है, गर्ल्स के साथ समस्या आती है कि शादी के बाद हमारा नाम चेंज हो गया, अब कैसे फॉर्म भरें, या फिर किसी और कारण से नाम जो है वो चेंज हो गया, या फिर कुछ गलती है, कुछ भी है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एप्लीकेंट्स कुछ नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में कोई फेल नहीं होता है। आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो आप डीवी में फेल हो ही नहीं सकते। सपोज कीजिए आपका पहले नाम था पायल कुमारी और बाद में हो गया पायल सिंह, सपोज कीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। आप 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लेते हैं, कोई भी वकील लेता है, अभी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाद में जरूरत पड़ेगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय होगा। उस समय वकील से कहना है मेरा एक एफिडेविट बनवा दो, ठीक है, कहाँ गया है, फिर गजेटेड नोटिफिकेशन और रेलेवेंट फॉर नेम चेंजेस, एप्लीकेंट शुड हैव एंड चेंज नेम क्रिएटेड बोथ नेम। अच्छा, वकील से उस समय क्या बनवा लेना, अपना एफिडेविट बनवा लेना और वो उसमें लग जाएगा। ये बता रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब इन्होंने कहा व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माय नेम। अब इन्होंने कहा कि जैसे मैंने नेम चेंज कर लिया
तो एफिडेविट के अलावा वो ये भी तो कहेंगे दिखाओ कुछ कागज वगैरह भी तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि नेम चेंज का कोई ना कोई गजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि उस प्रोसेस को, जैसे कि ये इन्होंने ये कहा है कि द सेम शुड बी फॉलोड, डीवी के समय भी आपको वो डॉक्यूमेंट लेके आना है, ठीक है। और इन्होंने कहा एप्लीकेंट शुड ऑल्सो हैव टू फिल देयर ओरिजिनल नेम एंड चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट। ये आपको क्रिएट एन अकाउंट के समय ही ओरिजिनल नेम और चेंज नेम में आपको भर देना है और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हो वो लगा देने हैं, और डीवी के समय भी वही डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में आपके दोनों नाम एप्लीकेशन पर आएंगे, और जिनके सेम है उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। फॉरगॉट पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड कर देंगे, चेंज पासवर्ड करना है तो वहां पे सब ऑप्शन आते हैं, है ना। हाउ कैन आई चेंज, जो है चूज एन आरआरबी चेंज नहीं होगी। एडिट डिटेल्स कैसे चेंज होनी है, तो भाई साहब क्रिएट एन अकाउंट कैन बी एडिटेड टिल एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड रजिस्टर्ड नंबर जनरेटेड। इन्होंने कहा है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है, उस स्टेप तक नहीं पहुंचते हो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेशन तक, उस समय तक आप कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। फ्री ट्रैवल अथॉरिटी किसको मिलेगी भाई, ये SC एंड ST कैटेगरी को फ्री ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगी। जैसे आपका एग्जाम सेंटर जो है वो दूर जाएगा, तो फिर आपका यहां से एक पास बनेगा रेलवे के द्वारा, आपको प्लेटफॉर्म पर आकर अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर वो पास बन जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि सब ऐसे कैंडिडेट्स को नियर वे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म भरते हुए भी आपको यस चूज करना पड़ेगा फ्री ट्रेवल अथॉरिटी वाले में, और उसके बाद आपको करेक्ट नेम, रेलवे स्टेशन, सारी डिटेल फिल करके फिर सब कुछ हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, ठीक। यहाँ नीचे सब लिखा हुआ है, हाउ आई एम एनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो रहा हो तो पहले तो ये देख लो कि उसका PDF फॉर्मेट हो और जितना साइज उन्होंने बता रखा है उस साइज के अंडर में हो, ठीक है। EBS के बारे में बता रखा है कि EBS क्या है, तो EBS है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक, जिनकी सालाना इनकम 50,000 या फिर उससे कम है, या फिर वो BPL कार्ड धारी हैं, इस तरह से कई चीजें बता रखी हैं। और पूछा गया है क्या EBS के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन है इसमें सीट्स में, तो इन्होंने कहा है कि नहीं, EBS कैंडिडेट्स आर गिवन फ्री कंसेशन, यानी उनको कंसेशन मिलेगा फीस में, ठीक है, पर उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि भाई इनके लिए कोई सीट्स रिजर्व हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नो रिजर्वेशन फॉर EBS, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को पैसों में छूट मिल जाएगी, पर वैसे सीट्स का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और आपको अपना जो वो है सर्टिफिकेट वो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि एज किस डेट से नापी जाएगी, तो मेरे दोस्त 1/1/2025 इस डेट से एज नापी जाएगी। ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जो अभी ओवर एज नहीं हुए होंगे, परंतु क्योंकि आगे के 3-4 महीने से नापी जाएगी तो आप इसके हिसाब से ओवर एज होकर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। SC ST OBC अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि वो 20/10/2024 से नया नहीं होना चाहिए भाई। आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उससे पहले वो बना हुआ होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। और वो तो वैसे भी उसके बाद का बना हुआ फॉर्म पहले कैसे लगा दोगे, भविष्य से थोड़ी ले आओगे। अच्छा, बाकी ये सब एक्स सर्विस मैन्स के लिए हैं, उन्हें अपना NOC वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उतने ज़्यादा काम के नहीं हैं। ये कह रहे हैं एक सवाल में कि एप्लीकेशन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन विजिबल है, आगे की पढ़ाई को हम कैसे अपलोड करें, ठीक है। जैसे आपने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया, तो उसमें ऐड कैसे करें, तो बता रखा है कि अंडर क्वालिफिकेशन के अंडर में वहां पर कहीं पे ऐड वाला बटन आ रहा होगा या फिर प्लस साइन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे और ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें आप अपने आगे की पढ़ाई भर सकते हैं। What date should I enter in the application if only the month and year of passing are available on the metric and other? Suppose कीजिए आपके में पासिंग उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है जनवरी 2017, तो बोल रहे हैं कि मैं क्या डेट भरूं, क्योंकि उसमें तो मंथ की डेट भी मांगता है, पर आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ मंथ है और ईयर है, डेट नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा है कि अगर किसी केस में डेट अनअवेलेबल होती है या फिर कोई ऐसी आपको डेट डालनी पड़ रही है जिस सर्टिफिकेट में डेट ना हो के मंथ और ईयर है, तो फिर उस मंथ की लास्ट डेट डालो। यानी कि सपोज कीजिए
कि आपकी सर्टिफिकेट पे डेट पड़ी है जनवरी 2017, ठीक है, तो आप फॉर्म में क्या भरेंगे 31 जनवरी 2017। अगर कोई 30 का महीना है तो 30 है ना, जो वो मंथ का नाम और वो ईयर, ठीक है। लास्ट डेट इन्होंने कहा फर्स्ट डेट नहीं, एंटर द लास्ट डेट ऑफ मंथ, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो सब बता रखा है, साइज बता रखा है, फीस कैसे बता रखी है, बहुत सारे सवाल हैं यार। स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, ये तो सब अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा जिन जिन पोस्ट में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज इन्होंने बता रखी है कि कुल मिला के आपके सामने 15 लैंग्वेज आएंगी, जिसका ऑप्शन आपके सामने वहीं पर एग्जाम सेंटर में आएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले से ही कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा, आपको पहले से ही प्रैक्टिस होगी। कह रहे हैं कि शुड आई प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल, कि क्या मुझे जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनका प्रेफरेंस का ऑर्डर प्रोवाइड कराना होगा। भाई सीधी सी बात है, आप ही तो बताओगे कि आपको पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सी। अगला है कि अगर मेरी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है एप्लीकेशन सबमिट पर, तो मैं किस नंबर पर फोन करूं या किसको ईमेल करूं। तो ये रहा मेरे दोस्त नंबर और ये रहा ईमेल। बड़ा ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने बताया कि हाँ ये नंबर और ये ईमेल बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों को कोई ना कोई समस्या ऐसी आई जाती है यार, लाखों करोड़ों लोग जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत से को समस्या आएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है, इस बात का मुझे पुष्टि कैसे होगी। तो इन्होंने कहा कि फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट। जब आपका फी पेमेंट का रिसीविंग कंफर्मेशन हो जाएगा उसी के बाद फाइनल एक्सेप्टेंस होगा, और इसके बाद आपका ईमेल और SMS द्वारा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपका वो सबमिट हो गया है। अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या मेरे रुपए जो हैं वो वापस होंगे, तो कह रहे हैं कद्दू होंगे, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा वापस, जो पैसे गए थे वो गए, फॉर्म रिजेक्ट, ठीक। उसके के बाद किसी ने सवाल पूछा होगा क्या मैं एप्लीकेशन का प्रिंट ले लूं, तो बोले भैया बिल्कुल ले लो यार, ले लो ले लो ले लो, इनका क्या जा रहा है। तो ये सारे इन्होंने FAQs निकाले। आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनका कोई इस तरह का सवाल हो और उसका कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। बाकी कोई समस्या है दोस्त कमेंट करना, कोशिश करेंगे उसको डिस्कस करने की।